चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। हालांकि वेव ऑप्टिक्स वेव्स का एक पार्ट है जिसमें वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और तीसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स है। बट वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फंडा है जो बाकी दोनों वेव्स में हम पढ़ते हैं, वो है इंटरफेरेंस का फंडा। वो अगर आता हो तो हम वेव ऑप्टिक्स के सवाल बड़े आराम से सही कर सकते हैं। जेई ने जो भी वेव ऑप्टिक्स से सवाल पूछे वो काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे हैं। किसी को फॉर्मूला आता हो, सिचुएशन आती हो और उस फॉर्मूले पे किसी बच्चे ने अगर 4-4, 5-5 सवाल कर रखे हो तो जेई का सवाल उसका पक्का सही होगा। ठीक है, मेरी थोड़ी सी ना पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, बट आज तो एक क्लास बनानी थी तो है ना, मैं बना ही रहा हूँ। आई मे साउंड डल बट आप ये मान के चलेंगे पढ़ाऊँगा तो पूरा है। ठीक है, मैं है ना ऐसा मत समझना कि ना सर की तबीयत ख़राब है तो सर कुछ ही पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आई मे साउंड डल बट आई विल से एवरीथिंग राइट विच इज़ नीडेड। ओके, नेक्स्ट इज बेटा जैसे कैसे वेव ऑप्टिक्स में ऑब्वियस बात है कि ना लाइट को वेव मानते हैं और उसके उस वेव नेचर को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लाइट जो है जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेट से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा। ये जो E0 है ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक तरीके से जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड है या फिर पीक वैल्यू है। कभी कोई अगर मुझसे इसकी RMS वैल्यू पूछेगा ना तो बड़ा एक काम करना है कि पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देना है। ये जो ओमेगा है बेटा दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf या फिर 2π बाई टाइम पीरियड। बेटा कैपिटल T तो टाइम पीरियड हो गया और जो f है ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज रहेगी। ठीक है, ये जो k लिखा हुआ है बेटा इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2π बाई लैम्डा। लैम्डा मतलब बेटा आपकी जो वेव है उसकी वेव लेंथ। और k का जो सही नाम है बेटा उसका सही नाम तो एंगुलर वेव नंबर है। हालांकि कई बुक्स में बेटा इसको वेव नंबर भी लिखा रहता है बट इसका एक्चुअल नाम तो जो रियल नेम है वो तो एंगुलर वेव नंबर ही है। ये जो E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा है, जो अंदर वाली टर्म है ना इसको हम फेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? फेज। इस लाइट की जो भी इंटेंसिटी होगी, इस लाइट की बेटा जो भी इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होगी। आप ऐसे कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स E0 का स्क्वायर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को ना ये कांस्टेंट की वैल्यू भी सिखा रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह चैप्टर में। शायद ये थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर इंटू C। आई रियली होप आपको याद होगा। हालांकि इस चैप्टर में इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इस फॉर्मूले की से ही काम चल जाता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स। पहली बात तो एक कोहेरेंट सोर्स क्या है बेटा? कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनका ओमेगा सेम हो। कोई दो ऐसी वेव्स जिनका सेम ओमेगा बेटा उसे हम बोलते हैं कि दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज या फिर दीज टू वेव्स आर कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, मैं एक बहुत ही सिंपलिस्टिक से एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ। बड़ा मान लो कि ये लाइट का कोई ना कोई सोर्स है S1, ये बड़ा कोई लाइट का सोर्स है लेट से S2। ठीक है, S1 के कारण कोई ना कोई लाइट आई जिसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, S2 के कारण लाइट आई लेट से बड़ा उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ पर कोई डिटेक्टर है जिसके पास दोनों वेव्स एक साथ आ रही हैं। S1 से जो वेव आई है उसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास है x1 माइनस x2। इसको मैं एक नाम भी देंगे बेटा, दिस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। ठीक है, मान लो कि S1 के कारण जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड लेट से E1 है।
S2 के कारण जो इस डिटेक्टर के पास वेव आ रही है बेटा, मान लीजिए कि उसकी इंटेंसिटी E2 है। तो जब ये दोनों वेव्स D पॉइंट पर आएंगी तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। ये जो डेल्टा फाई लिखा है ये लिखा है फेज डिफरेंस। ये जो डेल्टा फाई है ये ऑफ कोर्स दोनों वेव्स के बीच के फेज का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है। अक्सर ये जो फेज डिफरेंस होगा इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो होगा। अक्सर ऐसा होगा, अक्सर ऐसा होगा 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दोनों वेव्स ने जो दूरियां ट्रेवल की है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये बड़ा आपका फेज डिफरेंस होगा। इस फेज डिफरेंस को यहाँ पर रख दो तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ और वो वाला रिजल्ट यूज़ करूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो मेरे पास एक रिजल्ट और आएगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू पहले वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ पहली वाली वेव की इंटेंसिटी दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी इनटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बेटा क्या है, फेज डिफरेंस। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं लाइफ के अंदर अपन को, ठीक है। आगे में सारी बात समझने चलिए। अब मैं 2 एक्सट्रीम केस डिस्कस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वो मिनिमम होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए मैं कॉस डेल्टा फाई को 1 कर दूंगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए कॉस डेल्टा फाई को 1 कर दूंगा। तो इसके अंदर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोल दो या फिर बेटा हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसे बोल दो, दोनों को ही मैक्सिमम कर दो। इसके लिए कॉस ऑफ डेल्टा फाई जो है वो 1 होना चाहिए। मतलब आपका जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए या 6 पाई होना चाहिए या फिर ऐसे बोल दो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है। डेल्टा फाई क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई। मेरा 2 पाई कैंसिल हो गया। इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। मतलब आपका जो पाथ डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या वो लैम्डा होना चाहिए या वो 2 लैम्डा होना चाहिए या वो 3 लैम्डा होना चाहिए या वो 4 लैम्डा होना चाहिए या फिर 5 लैम्डा, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। और आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 1 रखना बेटा, इसको 1 रखते ही बेटा वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2। और हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसको 1 रखना तो आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2, जिसे मैं चाहूँ तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सब कब होगा, जब आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में, ठीक है ना। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में हम चाहेंगे कि हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो, हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो
वो मिनिमम हो। और उसको मिनिमम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस कॉस डेल्टा फाई को -1 कर दूंगा। कॉस डेल्टा फाई -1 तब होगा जब डेल्टा फाई या तो पाई हो, चेक कर लें बेटा, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, या 7 पाई हो, एंड सो ऑन। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे कह दो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हो। फेज डिफरेंस हमेशा होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई। बेटा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास आ गया डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n + 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। n को अगर 0 रख दूंगा तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 रखूंगा तो 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंसेस अगर ऐसे होंगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ कोर्स मिनिमम आएगी और उसकी वैल्यू होगी, तो रख के देखिएगा, इसकी जगह -1 रख देना, वैल्यू आएगी बेटा आपके पास मॉड ऑफ E1 - E2। इसी तरह से आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम आएगी और उसकी वैल्यू होगी, बेटा रख के देखिएगा, इसकी जगह -1 रख के देखिएगा, आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I1 + I2 -2 टाइम्स ऑफ √I1 √I2, या फिर √I1 -√I2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। इस बात पे बड़ा एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल जे ने पूछ रखा है बेटा, तो वही आपसे पूछ लेता हूँ। सवाल ऐसा है, थोड़ा दिखने में टफ लग सकता है नहीं। 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ सेम वेवलेंथ 1 मीटर, वेवलेंथ 1 मीटर in phase. S1 and S2 are placed 1.5 meter apart from each other. A listener located at L directly in front of S2 finds that intensity is minimum when he is 2 meter away from S2. अगर ये 2 मीटर अवे है तो बेटा इसे मिनिमम इंटेंसिटी सुन रहा है। मिनिमम इंटेंसिटी अगर सुन रहा है तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ऑब्वियस बात है कि पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा बाई 2 है, या 3 लैम्डा बाई 2 है, या 5 लैम्डा बाई 2 है, या ऑफ कोर्स 7 लैम्डा बाई 2 है एंड सो ऑन। मतलब या तो 0.5 लैम्डा है, या बेटा 1.5 लैम्डा है, या 2.5 लैम्डा है, या 3.5 लैम्डा है, सो ऑन। ठीक है, हाँ। कीपिंग द डिस्टेंस, अच्छा, द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम S1। बेटा ये जो लिसनर है अभी S1 से दूर मूव करता है, कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम S2 फिक्स, लेकिन S2 से उसकी डिस्टेंस 2 मीटर ही है, तो ज़रूर ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे सर्कल पे जा रहा होगा जिसका सेंटर S2 पे होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस बेटा पहले भी 2 थी, अब भी 2 है। हाँ, पहले ये S1 से जितनी दूरी थी, अब ऑफ कोर्स बेटा उससे दूरी बढ़ गई, तो पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, The adjacent maxima of intensity is observed when the listener is at a distance d from S1. S1 से कितना दूर होगा कि इसे अगला मैक्सिमा सुनाई देगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। अब जरा खुद ही सोचो, खुद ही तुम दिमाग लगाओ कि यार पहले अगर पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा था तो अब पाथ डिफरेंस ऑफ कोर्स 1 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। भाई पाथ डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, पहले पाथ डिफरेंस था दिस माइनस दिस, अब पाथ डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस। ये वाली लेंथ तो पहले भी 2 थी, अब 2 थी, ये लेंथ बेटा आपकी बढ़ गई है, तो पाथ डिफरेंस बढ़ गया होगा, है कि नहीं बेटा? पाथ डिफरेंस तो बढ़ गया होगा, लेकिन इस बार मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, तो इस बार पाथ डिफरेंस बढ़ गया। कैसा होगा? और बढ़कर क्या हो गया होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया होगा, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है।
तो इसका मतलब पहले अगर पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा था तो इस बार बड़ा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। पहले अगर पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा था तो अब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है। पहले अगर 3.5 लैम्डा था तो अब बड़ा आपका पाथ डिफरेंस ऑफ कोर्स 4 लैम्डा है। तो मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूँ कि नया वाला जो पाथ डिफरेंस है इट माइनस पुराना वाला जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल टू, बड़ा डिफरेंस देखना, इट शुड बी ऑफ कोर्स 0.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। नया वाला पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू पुराना वाला पाथ डिफरेंस प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। नया वाला पाथ डिफरेंस बेटा क्या होगा, ऑफ कोर्स d माइनस टू शुड बी इक्वल टू डेल्टा x प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। d की वैल्यू आ गई है 2 मीटर प्लस पहले कितना पाथ डिफरेंस था प्लस 0.5 ऑफ लैम्डा। बेटा पहले पाथ डिफरेंस कितना था जरा चेक करना, ये 2 है और ये कितना है बड़ा, ये ऑफ कोर्स है रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4, 1.5 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 2.25, 6.25 का रूट कितना आ गया 2.5, 2.5 ये है 2 ये है, तो बेटा पहले पाथ डिफरेंस आपका 0.5 मीटर था प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा लैम्डा आपका शायद 1 मीटर दे रखा है, बेटा डी की वैल्यू आ गई है 3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन टफ तो नहीं लगी। डेल्टा एक्स बेटा आपका पहले वाला पार्ट डिफरेंस, पहले वाला पार्ट डिफरेंस बेटा हमने निकाल लिया, दैट इज 2.5 माइनस 2 पाइथागोरस थ्योरम से। डी की वैल्यू बेटा कितनी आनी चाहिए 3 मीटर आनी चाहिए, बेटा 3 मीटर को टिक लगा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेव फ्रंट। ऐसे बड़ा सिंपल सी बात है, वेव फ्रंट एक्चुअली उन पॉइंट्स का लोकस है जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे पहले पॉइंट सोर्स, अगर आपके पास इस तरह से अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट होंगे वो बेटा स्फेरिकल होंगे। बेटा क्या होंगे स्फेरिकल होंगे ऐसे। ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2, ये स्फीयर S3, दीज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स सेंटर्ड एट सोर्स। सबका सेंटर बेटा क्या होगा, जो सोर्स है वही होगा। सर लोकस का मतलब क्या है बेटा, लोकस का मतलब ये है कि इस सोर्स से जो लाइट आई है, इस सोर्स से जो लाइट आई है ऐसे, उसके कारण जो फेज होगा वो इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर सेम होगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर अगर फेज है φ1 तो इस पॉइंट पर भी बड़ा फेज कितना होगा φ1, इस पॉइंट पर भी बड़ा फेज कितना होगा φ2। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी बड़ा फेज होगा, इस पॉइंट पर अगर फेज φ2 तो इस पॉइंट पर भी बड़ा फेज φ2, इस पॉइंट पर भी फेज φ2, इस पॉइंट पर अगर फेज φ3 तो इस पॉइंट पर बड़ा फेज φ3, इस पॉइंट पर भी बड़ा आपका फेज φ3। एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो लाइट होगी ना वो हमेशा इस तरह से ट्रेवल करेगी कि वेव फ्रंट को हमेशा ऐसे नॉर्मली इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, एक बात और बेटा, लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में अगर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम लगा है तो वेव फ्रंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में भी डेल्टा टी टाइम ही लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी डेल्टा टी टाइम ही लगेगा। ठीक है, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जितने भी रास्ते हैं हर रास्ते से बड़ा टाइम आपको बराबर ही लगेगा, आपको मतलब लाइट को। ठीक है, तो याद रखिए बेटा इस तरह से आपके पास वेव फ्रंट बनेगा। मैं इसमें बात और बोल दूँ बेटा, मान लो कि ऐसे कोई डाइवर्जिंग रेज निकल रही है किसी पॉइंट सोर्स से ऐसे, तो हम वेव फ्रंट बना देंगे ऐसा, स्फेरिकल बना देंगे। इन स्फीयर्स का सेंटर कहाँ पर होगा, इस पॉइंट सोर्स पे होगा। इसी तरह से बेटा मान लीजिए कि कोई लाइट जो है वो ऐसे किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है,
किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो वेव फ्रंट ऐसे स्फेरिकल बनेंगे। इन स्फीयर्स का सेंटर कहाँ पर होगा? इस पॉइंट पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं, अगर आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, अगर आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट जो होंगे वो प्लेन बनेंगे। कैसे बनेंगे समझाता हूँ बेटा। मान लीजिए कि आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ऐसे प्लेन्स बनेंगे। प्लेन्स बनेंगे, और ये प्लेन्स हमेशा कैसे होंगे? जिस तरफ लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके प्रत्येक पॉइंट पर सेम फेज होगा, लेट्स से φ1। इसके प्रत्येक पॉइंट पर सेम फेज होगा, लेट्स से बड़ा φ2। इसके प्रत्येक पॉइंट बड़ा फेज सेम होगा φ3। लाइट बड़ा ऑफ कोर्स इन प्लेन्स को कैसे इंटरसेक्ट करेगी? परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस केस में हमारे जो वेव फ्रंट होंगे वो इस तरह से प्लेनार शेप के होंगे। ठीक है, अच्छा रिजल्ट है बेटा, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, मान के चलो कि 70% सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इकलौते टॉपिक से ही आते हैं इस चैप्टर में, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। अच्छा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, और हमें ये बहुत सारे फॉर्मूले भी देगा और वो बहुत सारे सवाल करने में हमारी हेल्प भी करेगा। आराम से अच्छे से बात सुनो। मान लीजिए कि बेटा यहाँ पर कोई ना कोई लाइट का सोर्स पड़ा है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, बिल्कुल बीचों बीच। ये सामने एक कार्डबोर्ड है जिसमें मैंने ब्लेड से कट लगा दिया ऐसे और ऐसे। जो कट लगाया तो वहाँ पर खाली जगह बन गई, इसको मैंने बोल दिया स्लिट S1, इसको मैंने बोल दिया स्लिट S2। दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो मेरे पास है स्मॉल d। इस कार्डबोर्ड के सामने ये कार्डबोर्ड मैंने और रख दिया जिसे मैं एक बार के लिए स्क्रीन कह। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो आपके पास कैपिटल D है। ध्यान रखना, ऐसे शब्द सवाल के अंदर यूज कर रखे होंगे। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल d, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन कैपिटल D, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा। अब इस S वाले पॉइंट से बेटा लाइट आएगी, जाएगी तो हर तरफ, लेकिन इस स्लिट S1 से गुजर कर फिर कार्डबोर्ड पर जाएगी। जैसे स्लिट S1 से गुजरेगी वैसे ये लाइट ऐसे हर तरफ फैल जाएगी। स्लिट S2 से गुजरेगी बेटा वैसे ये लाइट हर तरफ फैल जाएगी। मान लीजिए कि ये लाइट ऐसे फैल कर किसी पॉइंट यहाँ पर पहुँच गई। स्लिट S2 से लाइट बेटा फैल कर किसी पॉइंट यहाँ पर पहुँच गई। ये जो बिल्कुल सामने पॉइंट था, जो मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट है, जिसे मैं एक नाम दे रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ बेटा क्या? सेंट्रल मैक्सिमा। उस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है P, मान लीजिए ये बेटा y डिस्टेंस ऊपर है, और ये जो एंगल है ये बेटा लीजिए आपके पास लेट्स से थीटा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि S1 से जो लाइट P पॉइंट पर पहुंची है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, और S2 से जो लाइट P पॉइंट पर पहुंची है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। जितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है वही तो हमारा पाथ डिफरेंस है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पाथ डिफरेंस। बड़ा पाथ डिफरेंस इज S2 से P तक की डिस्टेंस माइनस S1 से P तक की डिस्टेंस। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा इसकी वैल्यू d sin थीटा के बराबर आती है। थीटा क्या बेटा मैंने डायग्राम से दिखाई दिया है। अक्सर आपका जो थीटा होता है बेटा वो स्मॉल होता है, और जब थीटा स्मॉल होता है तो मैं उस केस में साइन थीटा को नियरली इक्वल टू tan थीटा लिख सकता हूँ। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये बेटा आपके पास d टाइम्स tan थीटा बन जाएगा, मतलब d टाइम्स tan थीटा। tan थीटा इज ऑफ कोर्स इस ट्रायंगल को देखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y बेटा बेस है कैपिटल D। ये लीजिए बेटा, ये आपका पाथ डिफरेंस है। अच्छा एक्सप्रेशन है बेटा, प्लीज हो सके तो याद भी रखें, अच्छा एक्सप्रेशन है। अब इस पॉइंट P पर
S1 के कारण जो लाइट आ रही है और S2 के कारण जो लाइट आ रही है वो सुपर इम्पोज करेगी, और इस पॉइंट पर बड़ा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि P पॉइंट पर ब्राइटनेस आ गई है या फिर ब्राइट फ्रिंज बन गई है। ब्राइट फ्रिंज तो तब बनती है जब बड़ा आपका पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। बड़ा हमने निकाल लिया है, पाथ डिफरेंस इज dy बाई कैपिटल D दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। बड़ा y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो y की ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ पर आपको मैक्सिमाज नज़र आएंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी नज़र आएगी। n को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ गई है 0। n को अगर 1 पुट करता हूँ तो आ गया है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। 2 पुट करता हूँ तो 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और 3 पुट करता हूँ तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी या ब्राइट इंटेंसिटी दिखाई देगी। ये जो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे, और फ्रिंज विड्थ की बड़ा वैल्यू आएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चेक कर लो बड़ा इन दोनों के बीच जो दूरी है बड़ा आपका फ्रिंज विड्थ। तो मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 0 पर या बीटा पर या 2 बीटा पर या 3 बीटा पर या फिर 4 बीटा पर, इन सभी पॉइंट्स पर बड़ा इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फिर ना बहुत अच्छी खासी इंटेंसिटी है। ये हमारे मैक्सिमास हैं एक तरीके से। अपन सवाल भी कर लेंगे लेकिन पहले एक बार बात को ढंग से समझ लो। आगे चले। अगर मैं कहूँ कि मुझे मिनिमास चाहिए, मिनिमास चाहिए, इस बात का मतलब ये है कि मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए। मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए मतलब मुझे ना स्क्रीन पर डार्कनेस चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि मैं कहूँगा कि मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा पाथ डिफरेंस जो है इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बड़ा पाथ डिफरेंस अगर निकालना हो, बड़ा पाथ डिफरेंस में निकाल चुका हूँ dy बाई कैपिटल D, इट शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। 2 का अंदर ले आओ, बड़ा y की वैल्यू आ गई n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बड़ा मेरे पास आ गया, ज़रा ध्यान से देखो तो 0.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बड़ा n को 1 रखूँगा तो 1.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 2.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 3.5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बेटा आपके मिनिमास वाले पॉइंट आ गए। अगेन दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो भी हमारा वही आ रहा है बीटा, जिसे हम फ्रिंज विड्थ कह रहे थे। मैं कह सकता हूँ पहला मिनिमा आया है 0.5 टाइम्स बीटा पर, दूसरा मिनिमा आया है 1.5 बीटा पर, तीसरा मिनिमा आया है 2.5 बीटा पर, चौथा मिनिमा आया है 3.5 बीटा पर। ऐसे बड़ा पांचवा मिनिमा आएगा 4.5 बीटा पर। मान लो कोई मुझसे पूछ लेगा सर 10th मिनिमा कहाँ पर आएगा, तो मैं बोल दूँगा 9.5 बीटा पर। 10 में से हाफ निकाल दो तो 9.5 बीटा। को मुझसे पूछ लेगा सर 15वां मिनिमा कहाँ पर आएगा, तो 14.5 टाइम्स बीटा पर। ये बेटा हमारी जो सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं ये कहाँ से हैं, हमारे सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट से। यहाँ पर तो आपका मैक्सिमा है ही है y इक्वल टू 0 पर, तो बड़ा फिर ऐसा आपके पास मैक्सिमास मिनिमास लगातार आते गए। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन और ये आपके पास लेट से y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा है। पहला मैक्सिमा यहाँ कहीं होगा, कितनी दूरी पर, बीटा डिस्टेंस की दूरी पर। वैसे मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ ऊपर कैलकुलेशन की, वैसे बेटा नीचे भी होगी, तो बीटा डिस्टेंस नीचे भी बड़ा आपका
फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। अगेन यहां से बीटा डिस्टेंस, या बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा से 2 बीटा डिस्टेंस दूर बड़ा आपका सेकेंड मैक्सिमा आएगा। ऐसे ही बड़ा थर्ड मैक्सिमा कहां पर आएगा, यहां से बीटा डिस्टेंस दूर बड़ा आपका थर्ड मैक्सिमा। मिनिमा कहां पर आएंगे, बड़ा मिनिमा दिखा देता हूं। 0.5 बीटा पे पहला मिनिमा आएगा, वैसे बड़ा 0.5 बीटा नीचे भी एक पॉइंट होगा जहां पर आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा। सेंटर वाले पॉइंट पर तो मैक्सिमा ही है। इसी तरह से यहाँ से बीटा डिस्टेंस दूर, मतलब बड़ा यहाँ से 1.5 बीटा डिस्टेंस दूर बड़ा यहाँ पर आपका सेकंड मिनिमा आएगा। यहाँ से बीटा डिस्टेंस दूर, या बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा से 2.5 बीटा डिस्टेंस दूर, यह बड़ा आपका थर्ड मिनिमा। ऐसे नीचे भी आएंगे, ठीक है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है, फ्रिंज विड्थ याद रखनी है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात और बोल दूँ, जैसे मान लो बेटा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा आपके पास है बीटा, ठीक है। नाउ ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा और ये रहा आपका फर्स्ट मैक्सिमा। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसे मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसे हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और इसकी वैल्यू होगी एंगल इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन कैपिटल डी। बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, उसको डी से डिवाइड किया तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये बड़ा आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स हैं बेटा, प्लीज़ याद रखें, हम खूब सारे सवाल भी इन पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको ना। चलिए कुछ सवाल करते हैं इस बात पे ना, अच्छे बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस सवाल है, ठीक है। चलो if the source of light used in Young's double slit experiment is changed from red to violet, पहले बेटा आप रेड लाइट यूज कर रहे थे, बाद में आप वायलेट लाइट यूज करने लगे। और रेड की और वायलेट की बड़ा वेवलेंथ जो है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। सर किसकी ज़्यादा होती है, मैंने शायद पहले आपको याद भी करा रखी हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे इधर जाओगे बेटा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसका आ जाएगा लैम्डा आर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसका आ जाएगा लैम्डा वी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा आएगी, रेड के लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा आएगी और वायलेट के लिए कम आएगी। तो मतलब पहले फ्रिंज विड्थ ज़्यादा थी, बाद में फ्रिंज विड्थ कम हो गई। फ्रिंज विड्थ अगर कम हो गई इसका मतलब सारे के सारे जो मैक्सिमास हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए, सारे के सारे जो मिनिमास हैं एक दूसरे के नज़दीक आ गए। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, कंसेक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर। अरे पहला ऑप्शन ही सही हो गया, पहला मैक्सिमा दूसरा मैक्सिमा दोनों के जो सेपरेशन है वो घट जाएगा, क्योंकि आपका लैम्डा घट गया तो फ्रिंज विड्थ घट गई। बाकी सारे ऑप्शंस तो बेटा ब्राइटनेस वगैरह को इंटेंसिटी को लेके उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी तो हम कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। डन, पहला ही आंसर हो गया। ये बेटा लास्ट ईयर का सवाल था। नेक्स्ट इज, मैंने जितने भी सवाल लिए बेटा मोस्टली सवाल लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के ही लिए, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। बेटा 2 स्लिट्स हैं, उनके बीच जो सेपरेशन है वो 2 मिलीमीटर है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। बड़ा स्क्रीन जो है वो इनसे 1 मीटर दूर है।
मैं तो बेटा फिर भी डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ऐसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मुझे तो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती ना, इसलिए मैं तो डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, आपको लगे कि नहीं सर कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पढ़ का आंसर आ जाएगा, तो यू आर राइट। ठीक है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे तो बच्चों को समझाना होता है, इसलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। कैपिटल डी बेटा मेरे पास 1 मीटर है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। बेटा मैंने लाइट यूज़ कर रखी है ऐसे, और उस लाइट की जो वेवलेंथ है बेटा वो कितनी है, 500 नैनोमीटर। देन द फ्रिंज सेपरेशन विल बी, बेटा फ्रिंज सेपरेशन मतलब एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन, मतलब फ्रिंज विड्थ पूछिए भाई, बहुत आसान। बेटा इससे आसान सवाल तो पेपर में क्या होगा, इससे आसान सवाल तो पेपर में वही है जो शुरू में पूछ रखा है, बेटा आपका नाम क्या है, ठीक, आपका रोल नंबर क्या है, पापा का नाम क्या है, ठीक है। इससे आसान तो क्या पूछेंगे बेटा, बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और ये मत सोचना कि सर ने खुद ने कोई सवाल बनाया, एग्जैक्टली वही सवाल यूज़ किया तो जेई ने पूछ रखा है, मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल लिया ही नहीं है। मैं जो सवाल क्लास में लूँगा ऑफ कोर्स इससे टफ ही लेता हूँ, है ना। लैम्डा दे रखा 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। कैपिटल डी इज 1 मीटर, स्मॉल डी इज 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। एक बड़ा मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये बड़ा कितना आ गया 250, ये आ गया 10⁻⁻⁶, मतलब 0.250 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, मतलब 0.25 मिलीमीटर। बड़ा एक बार चेक करना, कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए ऐसे। यस, पहला वाला ऑप्शन ही, टिक लगा दो उसे। ठीक है, मैंने थोड़ा फिर भी डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, लैम्डा दे दिया, कैपिटल डी दे दिया, स्मॉल डी दे दिया, बता दो सब कुछ, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज अगला सवाल, अगेन जेई का सवाल। ए फ्रिंज विड्थ, इस बार डायग्राम बिना बनाए काम चल लूँ, ठीक है, पिछले बनाया था वैसे बेटा सवाल वापस से। द फ्रिंज विड्थ ऑफ 6 मिलीमीटर, बेटा फ्रिंज विड्थ ऑफ 6 मिलीमीटर इज प्रोड्यूस्ड फॉर 2 स्लाइड्स सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर। बेटा इसका मतलब स्लिट्स के बीच में दूरी 1 मिलीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 10 मीटर अवे, बेटा स्क्रीन जो है वो 10 मीटर दूर है, तो कैपिटल डी बेटा 10 मीटर दूर है। मुझसे पूछा है वेवलेंथ कितनी होगी नैनोमीटर के अंदर। अरे ठीक है, पिछले वाला सवाल जैसे तो है, पिछली बार लैम्डा दे दिया था, बीटा पूछ लिया, इस बार बीटा दे दिया, लैम्डा पूछ लिया। ठीक, हो सकता कि बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, अरे बेटा ऐसे सवाल पूछ लीजिए, मैं क्या करूँ यार, है ना। ठीक है, कर लो, मैं क्या करूँ बेटा इसमें, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा पूछा है तो बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हाँ बेटा, बीटा कितना है 6 मिलीमीटर, स्मॉल डी कितना है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी कितना है 10। ठीक है बेटा, ये कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। सही निकाला है। हाँ बेटा, मैं इसको भी लिख सकता हूँ, दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर 600 नैनोमीटर। बेटा मुझसे 600 नैनोमीटर, तो एक्स की वैल्यू पूछी बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600, नैनोमीटर तो पहले से लगाए रखा, तो आंसर इज 600। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल आराम से पढ़ो, आराम से करो। ठीक है, करते हैं बेटा ये वाला सवाल। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। बेटा दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो 0.15 मिलीमीटर है। इन द एक्सपेरिमेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, बेटा लाइट की जो वेवलेंथ है वो 589 नैनोमीटर दे रखी है, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे। स्क्रीन जो है वो 1.5 मीटर दूर है। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, बेटा दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी कितनी है। अगेन बेटा ये तो वही सवाल आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी।
लैम्डा इज 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। बड़ा कैपिटल डी इज ऑफ कोर्स 1.5 मीटर और स्मॉल डी इज बड़ा ऑफ कोर्स 0.15 इंटू 10⁻⁻3। बड़ा कितना आ गया 5.89 इंटू 10⁻⁴ और 2 6 -3 5.89 मिलीमीटर। बड़ा ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब बड़ा 5.89 के तो नियरेस्ट ये वाला है 5.9 मिलीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अच्छा सवाल बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ पहले से ही। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, बेटा दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो 0.05 मिलीमीटर है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन एट ए डिस्टेंस स्क्रीन इज क्लोज टू। बेटा मुझसे ये पूछ रखा है कि जो फ्रिंज विड्थ है ना बेटा, जो फ्रिंज विड्थ है द एंगुलर विड्थ पूछ रखी है। इसकी मुझे एंगुलर विड्थ पूछ रखी है, ये वाला एंगल पूछ रखा है। आप बोलोगे सर इसी एंगुलर विड्थ को तो हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कहा था। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज ऑफ कोर्स बीटा अपॉन कैपिटल डी दैट कम्स आउट बाय लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा है 500 इंटू 10⁻⁻⁹। बड़ा ये है 0.05 इंटू 10⁻⁻3। ये लीजिए बेटा 0.01। बेटा ऐसे मीटर अपॉन मीटर करते हो तो ये आंसर जो आता है हमेशा रेडियन में आता है। लेकिन बेटा मुझसे आंसर किसमें पूछ रखा है? बेटा मुझसे आंसर पूछ रखा है डिग्री के अंदर, तो 0.01 रेडियन। देखो यार इतना तो आपको याद ही है कि एक रेडियन जो है वो लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। अगर नहीं याद तो बताया तो कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन जो है वो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा, मतलब 180 डिवाइड बाई 3.14। ये बड़ा रफली 57 डिग्री के आसपास आता है। मुझे तो 0.01 रेडियन चाहिए। इट इज़ ऑफ कोर्स 0.57 डिग्री। बेटा कोई ऑप्शन होगा ऐसा? हाँ बेटा बिल्कुल ऑप्शन है। कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, ये हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रखी है। इसमें कैपिटल डी की जरूरत ही नहीं है, सवाल के अंदर दिया भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। दे भी रखा हो तो अपन वैसे भी इग्नोर करते हैं उसको ना। आगे चलते बेटा, ऐसा सा ही एक और सवाल आराम से इत्मीनान से पढ़िए कीजिए। इन ए यंग्स double slit experiment 16 fringes are observed in a certain segment on the screen when light of wavelength 700 नैनोमीटर is used। ठीक है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन का कोई सर्टेन सेगमेंट है, इसके अंदर कुल मिलाकर आपके 16 फ्रिंजेस नजर आ रही हैं। एक फ्रिंज जो है वो बीटा डिस्टेंस की होती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से तक मान लो उस पोर्शन की लंबाई अगर एल है तो ये 16 टाइम्स ऑफ बीटा है। बेटा पहले वाली फ्रिंज विड्थ को मैंने बीटा 1 मान लिया ऐसे। ठीक है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट। अब उसी लेंथ के अंदर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूंगा, वेवलेंथ चेंज कर दूंगा तो बीटा चेंज हो जाएगा, बीटा चेंज हो जाएगा, तब ऑब्वियस बात है कि ना अब ज़्यादा या कम नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ सकती है। जैसे पहले ना आपका लैम्डा ज़्यादा था, अब लैम्डा कम हो गया, लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ कम हो गई, फ्रिंज विड्थ कम हो गई तो अब ज़्यादा फ्रिंजेस आ सकती है, उतनी जगह में ज़्यादा फ्रिंजेस आ सकती है। सर नई वाली फ्रिंज विड्थ लेट से बीटा 2 है, अब बीटा 2 बेटा मान लो कि n नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी, तो दिस टोटल लंबाई शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ बीटा 2। ठीक है, 16 टाइम्स लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d should be equal to n times lambda 2 capital D upon small d।
16 टाइम्स, बेटा पहले वाली वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर, शुड बी इक्वल टू n टाइम्स, बेटा बाद वाली वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, बेटा नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 16 इंटू 700 बटे 400, बेटा कितनी आ गई 28 फ्रिंजेस आने चाहिए। समझते हो बेटा, पूरी लंबाई अगर आपके पास मान लो कि स्क्रीन पर L है और मान लो कि पहले वाली जो फ्रिंज विड्थ है वो अगर बीटा 1 है, तो बीटा वन कितने पैटर्न आ रखे हैं 16 पैटर्न आ रखे हैं, तो 16 टाइम्स बीटा 1 शुड बी इक्वल टू L। बाद में लैम्डा चेंज हो गया तो अब कितने आएंगे, बेटा बोल देना कि n टाइम्स बीटा 2 शुड बी इक्वल टू लेंथ उतनी, इन दोनों को बराबर कर दिया, आंसर आ गया। चलिए बच्चों एक और सवाल कर लेते हैं, अच्छा सा सवाल है, आराम से इत्मीनान से निपटा दीजिए। In Young's double slit experiment, slits are separated by a gap of 0.5 millimeter, and the screen is placed at a distance 0.5 meter. The distance between first and third bright fringe, बेटा पहला और जो तीसरा ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी अगर लाइट की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम है। तो सोचता हूं बेटा, ये रहा आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा यहां से बीटा डिस्टेंस की दूरी पे है, सेकंड मैक्सिमा और बीटा डिस्टेंस की दूरी पे है, थर्ड मैक्सिमा और बीटा डिस्टेंस की दूरी पे है। मुझसे पूछा फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है, बेटा ऑफ कोर्स ये दूरी 2 टाइम्स बीटा है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ बीटा, दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, पहला मैक्सिमा बेटा यहाँ से बीटा डिस्टेंस दूर, तीसरा मैक्सिमा से 3 बीटा डिस्टेंस दूर, इनके बीच सेपरेशन ऑफ कोर्स 2 बीटा, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी इज बेटा 0.5, 1 मीटर मीटर बेटा कैंसिल हो गया। बड़ा ये बड़ा आंसर आना चाहिए, चेक कर लो बेटा, ये सही लग रहा है, मीटर में हो बड़ा आंसर और क्या। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। In a Young's double slit experiment, 15 fringes are observed on a small portion of screen when light of wavelength 500 नैनोमीटर is used। ठीक है ना, ये कोई स्मॉल पोर्शन ऑफ स्क्रीन है और इसमें कुल मिलाकर 15 पैटर्न आ रखे हैं। तो मान लो कि एक पैटर्न की थिकनेस है बीटा 1, तो 15 पैटर्न हो जाएंगे 15 टाइम्स बीटा 1, ये बड़ा हमारे स्क्रीन के यहाँ से तक के पोर्शन की लंबाई है। 10 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड on the same section of the screen, उतने ही सेक्शन पे when another light of wavelength lambda is used, तो बड़ा it should be equal to 10 फ्रिंज आ रही है तो 10 टाइम्स ऑफ बीटा 2, बड़ा ये वाली वेवलेंथ पूछ रखी है, निकाल देंगे 15 टाइम्स लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये दोनों तो कैंसिल, 15 टाइम्स लैम्डा 1 कितना है 500 नैनोमीटर, 10 टाइम्स लैम्डा 2 मुझे निकालना है, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई है 750 नैनोमीटर। आंसर बेटा नैनोमीटर में पूछ रखे हैं तो आप तो सिर्फ और सिर्फ 750 लिख दो, नैनोमीटर तो यहाँ लिखा हुआ ही है तो आप तो सिर्फ और सिर्फ 750 लिख दो, और कुछ लिखने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, नेक्स्ट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अभी तक तो बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि कहाँ मैक्सिमा आएगा, कहाँ मिनिमा आएगा, लेकिन जहाँ मैक्सिमा आएगा वहाँ पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, जहाँ मिनिमा आएगा वहाँ कितनी इंटेंसिटी आएगी, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मान लीजिए कि इस तरह का अरेंजमेंट है, ये जो ऊपर वाली स्लिट है S1, मान लीजिए बेटा इससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है, सॉरी उसकी इंटेंसिटी है I1। नीचे स्लिट से जो लाइट आ रही है बेटा उसकी इंटेंसिटी बेटा स्क्रीन के किसी पॉइंट पर लेट से I2। इसके कारण किसी जगह इंटेंसिटी है I1, इसके कारण किसी भी जगह इंटेंसिटी है I2। मान लीजिए ये दोनों लाइट्स आई किसी पॉइंट P पे, ये रहा बेटा आपका पॉइंट P जो यहां से y डिस्टेंस दूर है, ये बड़ा स्मॉल d, ये आपका कैपिटल D। अब इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी, बड़ा फॉर्मूला याद है ना, पहले वाले के कारण इंटेंसिटी दूसरे वाले के कारण इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ पहले वाले के कारण इंटेंसिटी दूसरे वाले के कारण इंटेंसिटी इनटू कॉस ऑफ दोनों वेव्स के बीच में कितना फेस डिफरेंस है। सिंपल, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2, बड़ा कॉस ऑफ फेस डिफरेंस का बड़ा आराम से लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस है ये मेरे बच्चों को पहले से लिखना सिखा चुका हूँ, इसे हम लिख सकते हैं dy बाई कैपिटल D। स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, y क्या है, हम पहले से जानते हैं। जब y की वैल्यू n टाइम्स बीटा हुई, मतलब बेटा आपके मैक्सिमाज हुए, उन पॉइंट्स पर आपकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आएगी। रख के देखना छोटा, रख के देख लेना, उस टाइम बेटा ये आपका 1 हो जाएगा और ये 1 होते बेटा आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 या फिर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं अपने डार्क फ्रिंजेस की बात करूं या मिनिमास की बात करूं तो उसके लिए y की वैल्यू को एक बार आप 2n प्लस 1 बीटा बाई 2 रख देना। जैसे आप ऐसा रखोगे तो इस कॉस ऑफ समथिंग की वैल्यू लीस्ट आ जाएगी, वो होती है -1, और उस केस में आपके पास मिनिमास पर इंटेंसिटी लीस्ट आएगी और वो जो लीस्ट इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे एक स्पेशल केस और याद रखना चाहिए कि I1 और I2 की वैल्यू अगर सेम हुई तो क्या रिजल्ट आएंगे। हालांकि रख के भी देख सकते हो, लेकिन अगर याद रखोगे तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा समय बच जाए। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल्स टू I0, अगर दोनों के दोनों लाइट सोर्सेस के कारण, सॉरी S1 और S2 के कारण स्क्रीन के प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर बराबर होगी तो रिजल्ट क्या होंगे वो भी निकाल लेते हैं। हालांकि आप भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं याद ही करवा देता हूँ। लीजिए बेटा, इसके कारण S1 के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी I0, S2 के कारण बेटा स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी I0। दोनों S1 S2 के बीच सेपरेशन स्मॉल d, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी बेटा कैपिटल D, और मान लीजिए बेटा मैं किसी पॉइंट P के बारे में बात कर रहा हूँ जो सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस दूर है। लाइट यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, आप कहोगे कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ दोनों वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस। अब I1 I2 बड़ा सेम है तो सेम लिख दो, दैट इज 2 टाइम्स I0
बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक, कॉस ऑफ समथिंग की जो वैल्यू है बेटा वो ऑफ कोर्स कॉस स्क्वायर समथिंग की जो वैल्यू वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास आएगी 4 आई नॉट, दैट इज ये बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर। बेटा डेल्टा फाई याद आ, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। 2 से 2 डिवाइड हो चुका, काट देना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बेटा ये, ठीक है। कोई सा भी एक याद रख लो बेटा। पाथ डिफरेंस हम कैसे लिखते थे, डी साइन थीटा, उसको हम लिखते थे डी टेन थीटा, डी टेन और डी वाई बाई डी लिखते थे। लैम्डा कैपिटल डी पर स्मॉल डी बेटा आपका बीटा हुआ करता था। कई बच्चे बेटा ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। अच्छा मैं एक बार बात बताऊंगा, रुक जाओ। अब जो भी आपके मैक्सिमाज वाले पॉइंट है, मतलब बीटा की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू या तो 0 ले लो या बीटा ले लो या 2 बीटा ले लो या 3 बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, रख के देख लें बेटा। आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी एंड दैट विल बी 4 टाइम्स आई नॉट। मतलब आई नॉट और आई नॉट मिलकर बेटा वहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आई नॉट। दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट विल अकर एट सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड लाइक दैट। ऐसे बेटा कहीं ना कहीं मिनिमा भी होगा। मिनिमा होगा वाई की वैल्यू बेटा कहाँ पर 0.5 बीटा पर, 1.5 बीटा पर, 2.5 बीटा पर एंड सो ऑन, रख के दिख लेना। और यहाँ पर आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी आएगी 0। कहाँ आएगी बेटा, पहले मिनिमा पे, दूसरे मिनिमा पे, तीसरे मिनिमा पे, इन जगह आपकी रिजल्ट इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। मतलब आई नॉट और आई नॉट मिलकर 4 आई नॉट भी हो सकता है, आई नॉट और आई नॉट मिलकर 0 भी हो सकता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरफेरेंस, ठीक है। मैं एक बात तो बोल दूँ कि आपके पास जो इंटेंसिटी आ रही है इट इज़ जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी हो सकती है किसी भी ब्राइट फ्रिंज पर टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा या फिर बेटा आई मैक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस अपॉन। जैसे लिखना चाहो बेटा वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं बेटा फॉर्मूले का ना। चलिए सवाल सुनिए बेटा, अच्छा सा सवाल। 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x। मतलब बेटा एक की वजह से इंटेंसिटी डिवाइड बाय दूसरे की वजह से इंटेंसिटी इज 2x, सॉरी। देन द रेशियो ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। कर लेंगे बेटा, सॉरी बेटा, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। एक की वजह से इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वजह से I2 है, तो मैक्सिमम कितनी होगी? यही होगी माइनस मिनिमम कितनी होगी? ये होगी डिवाइड बाई दिस प्लस दिस।
ऊपर थोड़ा क्या आ गया 4 टाइम्स √I1 I2, नीचे क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, है कि ऐसे आएगा। अब एक काम करो बेटा, ये पूरी इक्वेशन को I2 से डिवाइड कर दो। I2 से डिवाइड किया तो ऊपर तो आ गया ना, ठीक है, नीचे आ गया, बट I1/I2 मुझे शायद 2x दे रखा है। बट चेक करना कोई ऑप्शन होना चाहिए ऐसा, लास्ट वाला है ना, हाँ लास्ट वाला, ये बड़ा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्या कह रहे बेटा ये वाला सवाल। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज थ्राइस द सेकंड स्लिट। बेटा एक स्लिट की विड्थ और दूसरे स्लिट की विड्थ, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है विड्थ, वो बेटा ऐसे 3:1 के रेशियो में है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। ध्यान सुनना बेटा, अगर ये स्लिट मान लो W चौड़ाई की है तो ये स्लिट 3W चौड़ाई की है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल में लिखा हुआ है, और ये साफ साफ बोल रखा है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ है। मतलब यहाँ से जो लाइट आएगी उसका एम्पलीट्यूड अगर E0 हुआ तो यहाँ से जो लाइट आएगी उसका एम्पलीट्यूड 3E0 होगा। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से जो वेव आएगी अगर उसकी इंटेंसिटी I0 होगी तो यहाँ से जो वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी 9I0 होगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसके मुकाबले बेटा एम्पलीट्यूड 3 गुना, तो बेटा ऑफ कोर्स इंटेंसिटी 9 गुना। एम्पलीट्यूड 3 गुना क्यों? क्योंकि सवाल में लिख रखा था कि इस विड्थ के मुकाबले ये वाली विड्थ 3 गुना है और जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल में लिखा हुआ था। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इज टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। Imax अपॉन I मिनिमम। Imax बेटा क्या होता है? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है बेटा? रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पटकनी है। I1 तो लिख लेता हूँ I0, I2 लिख लेता हूँ 9 टाइम्स, ठीक है। 1 प्लस 3 बेटा कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। I0 तो कैंसिल। 1 माइनस 3 बेटा कितना आ गया? 2। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। बेटा मेरे ख्याल से 4:1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 4:1 आंसर आना चाहिए। मैक्सिमम इज टू मिनिमम। मैक्सिमम इज टू मिनिमम इज 4:1। 1:4 तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम इज टू मिनिमम पूछा है तो पहले बड़ा होना चाहिए, बाद में छोटा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते बेटा। A Young's double slit experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda. Monochromatic मतलब ऐसी लाइट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लैम्डा हो। The intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda. बड़ा पाथ डिफरेंस जहाँ पर लैम्डा होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेटा वहाँ पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रखी है कि कोई दिक्कत नहीं। द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6। बेटा जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/6 होगा वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी बेटा, किसी बार याद हो
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस अपॉन 2। नहीं याद रहा क्या? याद दिलाया था, बट अभी पढ़ाया था। मैक्सिमम इंटेंसिटी आगे 4 आई नॉट थी, 4 आई नॉट टाइम्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये बड़ा कॉस स्क्वायर पाई बाई बीटा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे रखी है के टाइम्स कॉस स्क्वायर। ये फेज डिफरेंस कैसे लिखते हैं? फेज डिफरेंस लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बेटा सवाल के अंदर लैम्डा बाई 6 दे रखा है। के टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। बेटा कॉस पाई बाई 6 इज आई थिंक बेटा √3/2। उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। बेटा ये लो, मेरे पास जो इंटेंसिटी है वो आ गई है 3K/4। मुझे इसे 9K/12 लिखने के लिए कहा है, सॉरी NK/12 लिखने के लिए कहा गया। K से बेटा K कैंसिल, N की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। ठीक है, सिंपल सा था। अगला सवाल करते हैं, आराम से इत्मीनान से बेटा सवाल निपटाइए। सवाल बेटा पहले आराम से पढ़ लीजिए। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। बेटा पाथ डिफरेंस जो है वो λ/8 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द ब्राइट फील्ड। बेटा जो ब्राइट फील्ड होती है ना सेंटर वाली, वहाँ पर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। कितनी होती है? 4 I नॉट। किसी भी और जगह तुम जानते हो इंटेंसिटी कितनी होती है? किसी भी और जगह इंटेंसिटी होती है 4 I नॉट टाइम्स कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाई 2। ये बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। बेटा मुझसे I/I मैक्स पूछ रखा है, आंसर आ गया कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस अपॉन 2। सर फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे? फेज डिफरेंस लिखूंगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स λ/8। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है ना, पाई बाई 8 बेटा 22.5 होता है। इस तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो मेरे पास आ गई है इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी इस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। बेटा पाई बाई 8 इज 22.4 डिग्री, दैट इज 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2, दैट इज √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये बड़ा रेशियो निकाल लेना। मेरे ख्याल से रेशियो लगभग 0.85 के आसपास आए। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल में से कुछ खास था तो नहीं, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़िया थी, बाकी तो ठीक है बेटा। हो सकता है बेटा कई लोगों को कॉस 22.5 डिग्री पहले से याद हो कि इसकी वैल्यू √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 होती है। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसकी बेटा वैल्यू √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों को पहले से भी याद हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल पाथ। आराम से इत्मीनान से बेटा मेरी बात सुनना। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी थिकनेस है T और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये मैंने कोई ना कोई लाइट भेज दी ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है एयर में या वैक्यूम में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइट ने ये जो T डिस्टेंस ट्रेवल की है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ डिफरेंस आएगा उतना ही पाथ डिफरेंस तब भी आएगा जब ये लाइट
म्यू इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इन एयर और वैक्यूम. दिस म्यू टी इज नोन एज योर ऑप्टिकल पाथ, इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ. नहीं समझ में आया? चलो फिर से कोशिश करता हूं. बड़ा मान लो कि ये मेरे पास कोई ग्लास है और इस ग्लास की जो थिकनेस है वो मान लीजिए कि लेट से 3 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा 3/2 है. ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें लाइट आई ऐसे, ठीक है. ये 3 सेंटीमीटर का जो ग्लास है इसको तुम रिप्लेस कर दो एयर या वैक्यूम से, लेकिन थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर मत रखना, बल्कि थिकनेस तुम कर देना म्यू टी. म्यू कितना है? 3/2. टी कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ग्लास में ट्रेवल करो या 4.5 सेंटीमीटर एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करो, एक ही बात है. यहां से यहां तक जितना पाथ डिफरेंस आएगा उतना ही पाथ डिफरेंस यहां से यहां आएगा. तो एक्चुअल में तो उस लाइट ने 3 सेंटीमीटर ही ट्रेवल किया है. किसके अंदर? ग्लास के अंदर. लेकिन मैं उस ग्लास को हटा दूंगा और जहां पर 3 सेंटीमीटर मैंने डिस्टेंस लिखी थी ना, उसके लिए मैं 4.5 सेंटीमीटर लिख दूंगा. 4.5 सेंटीमीटर एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करना या 3 सेंटीमीटर ग्लास के अंदर ट्रेवल करना, एक ही बात है. तो ये 4.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये उसकी ऑप्टिकल लेंथ हो गई, और जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया उसने वो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई. तो 3 सेंटीमीटर तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है और बड़ा ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर आपकी ऑप्टिकल लेंथ है. चलो मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ. बड़ा मान लो कि ये वाटर है, लाइट आई ऐसे और वाटर के अंदर 9 सेंटीमीटर ट्रेवल कर ली. वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा कितना है? 4/3. अब तुम ज़्यादा चक्कर मत पड़ना, तुम तो एक काम करना, वाटर को रिप्लेस कर देना एयर से, क्योंकि हमें तो एयर में कैलकुलेशन आती है. बस एयर में जो डिस्टेंस है वो कितनी कर देना? म्यू इंटू टी. वाटर का बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3. टी कितना है? 9 सेंटीमीटर. बड़ा कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. तो एयर में या वैक्यूम के अंदर 12 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लो या पानी के अंदर 9 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लो, दोनों ही केस में आपके पाथ डिफरेंसेस सेम आएंगे. ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है. इस बात पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं. सवाल बेटा अगेन जैसा जेई ने पूछ रखा है एग्जैक्टली वैसा ही मैंने पूछ रखा है. Two light waves having same wavelength lambda in vacuum are traveling in phase initially. The first wave travels path L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels a length of L2 in a medium of refractive index N2. After this, the phase difference between these two waves. ठीक है ना, पहले वाली जो वेव है वो एक ऐसे मीडियम से ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और जिसकी लेंथ है L1. दूसरी वाली जो वेव है वो बड़ा एक ऐसे मीडियम से ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और इसके अंदर वो लेंथ ट्रेवल करती है N2. एक काम करो, ये जो इसने L1 डिस्टेंस में ट्रेवल किया ना, इसको तुम रिप्लेस कर दो कि ये एयर में ही ट्रेवल किया है. लेकिन कितनी लेंथ ट्रेवल किया है एयर के अंदर? N1 L1. इस N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को हटा दो और इसकी जगह एयर ही लगा दो, और एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? N2 L2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 के मीडियम के अंदर L1 डिस्टेंस ट्रेवल करना या एयर के अंदर N1 L1 डिस्टेंस ट्रेवल करना, एक ही बात है. N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर L2 डिस्टेंस ट्रेवल करना और एयर या वैक्यूम के अंदर N2 L2 डिस्टेंस ट्रेवल करना, एक ही बात है. अब इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा N1 L1 माइनस N2 L2. मुझसे पूछा फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस. बड़ा देख लेना, कोई ऑप्शन, कोई ना कोई ऑप्शन पक्का होगा ऐसा. जो पढ़ा है बड़ा वही सवाल में पूछ रखा है. 2π/λ N1 L1 माइनस N2 L2. ये तीसरा बेटा आपका आंसर, तीसरा बेटा आपका आंसर. आगे चलते बेटा, एक और सवाल. ये सवाल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, आप चाहो तो बेटा रिजल्ट भी याद रख सकते हो. बेटा फिर से वही कहानी, अपना YDSC एक्सपेरिमेंट
ये ऊपर स्लिट S1, नीचे स्लिट S2, दोनों स्लिट्स के बीच में दूरी है बड़ा स्मॉल डी। यहाँ कहीं बड़ा सोर्स है लाइट का जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो बड़ा आपके पास कैपिटल डी है। ठीक है, अब एस सोर्स से लाइट आई यू, फिर बड़ा लाइट आई यू, फिर बाद में स्क्रीन के पास भी लाइट तो जाएगी जाएगी। बड़ा मान लीजिए यहाँ कहीं कोई पॉइंट है बड़ा, वहाँ पर लाइट आई यहाँ से और कोई ना कोई बड़ा लाइट आई यहाँ से। ये रहा बड़ा पी पॉइंट जो यहाँ से वाई डिस्टेंस दूर है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होगी। पाथ डिफरेंस तो ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस होगा। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा आराम से देखना। इस पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा S2 से P तक की लेंथ माइनस S1 से P तक की लेंथ। बेटा S1 से P तक की जो लेंथ है उसमें मैंने डैश लगा दिया। सर डैश क्यों लगा दिया? क्योंकि बेटा ये जो S1 से P तक की जो लेंथ है ये S1 से P तक की जो लेंथ है उसके बराबर नहीं है, उससे ज़्यादा है। सर क्या बहकी बातें कर रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि बीच में ना इसने कुछ डिस्टेंस जो है वो एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। मैंने क्या किया कि स्लिट S1 के सामने ये एक ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दी। क्या डाल दी बेटा? ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी थिकनेस टी है। तो यहाँ पर भले ही उसने डिस्टेंस टी ट्रेवल की हो लेकिन इसकी औकात टी जितनी नहीं है, इसकी औकात एयर के अंदर म्यू इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बराबर है। तो सर आखिर यहाँ से अब तक की आप टोटल लेंथ लिखोगे कैसे? सुनना बेटा, पहले यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में ये टी माइनस कर दें। S2P तो बेटा वैसे का वैसा, यहाँ से यहाँ तक की जो S1P लेंथ है उसमें से ये टी माइनस कर दें। तो S1P की लेंथ में से टी माइनस कर दें। सो क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि ये सिर्फ दिखने में टी है, इसकी औकात टी के बराबर नहीं है, इसकी औकात म्यू टी के बराबर है। तो टी की जगह म्यू टी लिखो और मेरे पास आ गया दैट इज S2P माइनस S1P माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये S2P माइनस S1P बेटा मैं पहले सिखा चुका हूँ। ये हमारा dy बाई कैपिटल डी आता है। ये आ गया हमारा बड़ा पाथ डिफरेंस। चाहो तो बच्चों इस बात को आप याद रख सकते हो। सर कहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा आएगा? इस बार बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है ना वो इस सिमेट्री वाले पॉइंट पे नहीं आएगा। सेंट्रल मैक्सिमा तो वहाँ आया करता था जहाँ पर आपका पाथ डिफरेंस 0 हुआ करता था। बेटा पाथ डिफरेंस 0 एक बार करके देखना। ले बेटा पाथ डिफरेंस बेटा जहाँ पर 0 किया बेटा वहाँ पर मेरे पास आ गया डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। ये वो पॉइंट आ गया बेटा जहाँ पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। कौन सा होगा? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा। अगर आपने स्लैब यहाँ लगा दी तो थोड़ा सा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने स्लैब यहाँ लगाई होती तो बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता। ये आपका बेसिकली शिफ्ट है। चाहो तो बेटा इस शिफ्ट को आप याद भी रख सकते हो, मर्जी बेटा आपकी। चाहो तो बेटा आप इस शिफ्ट को याद भी रख सकते हो। अब अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर nth मैक्सिमा कहाँ होगा, बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। nth मैक्सिमा होगा, पहले nth मैक्सिमा था n टाइम्स बीटा पर, अब वो होगा n टाइम्स बीटा प्लस शिफ्ट। ये ले ऐसे कर लिया। तो सारे का सारा जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले पांचों मैक्सिमा 5 बीटा पे था, अब वो होगा 5 बीटा प्लस आपका शिफ्ट बेटा इस फॉर्मूले से बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आई रियली होप सारा का सारा समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा जो पोर्शन था YDSC वाला ये ज़्यादा समय देने वाला है, इसको आप और भी समय दे सकते हो। ठीक है, इस पर और भी सवाल कर सकते हो, लेकिन जैसे सवाल मैंने कराए हैं आप मान के चलो कि वैसे सही सवाल आपसे जेईई के अंदर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलो।